हेलो स्टूडेंट्स, सो वी आर बैक अगेन। तो आज हम लोग फिर से अपनी एक नई बुक स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ आर इकोनॉमिक्स, जिसमें कि मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आज हम लोग ये वाली बुक स्टार्ट करने वाले हैं और जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। सेम चीज़ इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम भी क्या है, डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट होता क्या है, देखो सबसे मेन चीज़ कि जब भी हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हर एक इंसान के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग अलग होता है, बिकॉज एवरीबडी हैव एस्पिरेशंस एंड डिज़ायर्स फॉर व्हाट वुड लाइक टू डू एंड हाउ दे वुड लाइक टू डू। वो कैसे करना चाहेंगे कोई काम, या फिर क्या काम वो करना चाहते हैं, हाउ दे वुड लाइक टू लिव, वो कैसे जीना चाहते हैं। ये सब लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जिस इंसान को जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा नीड होगी अगर उसे वो मिल जाए तो वही उसके लिए क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। यानी कि अगर अभी आपकी वीडियो बीच में डिस्कनेक्ट हो जाए तो आपके लिए क्या होगा, एक तरह से डेवलपमेंट होगा कि आपको पढ़ाई ना करनी पड़े। सेम चीज़, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो आप लोगों के लिए डेवलपमेंट है वो बाकी लोगों के लिए डेवलपमेंट हो। यानी कि अगर आपके पेरेंट्स को पता चले तो उनको ये डेवलपमेंट नहीं लगेगा, वो लोग आपको डांटना शुरू कर देंगे। तो यानी कि अगर हम लोग किसी ऐसे इंसान से बात करें जो एक लैंडलेस रूरल है तो क्या होगा, उसे ज़मीन मिल जाए, उसे रोज़ काम मिल जाए, उसके लिए तो वही डेवलपमेंट है। उसे और कुछ नहीं चाहिए, उसे नहीं चाहिए कि उसे मर्सिडीज़ मिल जाए, उसे एक बड़ा सा बंगलो मिल जाए रहने के लिए। तो यानी कि डेवलपमेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो हम एक्चुअल में क्या बोल रहे हैं। देखो जब भी हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं एक बात तो फाइनल है कि डेवलपमेंट हम तभी कर पाएंगे जब हमने अपने पास्ट के बारे में पढ़ा होगा। इट इज़ डायरेक्टली लिंक टू आवर पास्ट। यानी कि जब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं तो क्या है कि हम लोग सीधा कहाँ पहुँच जाएंगे, अपने पास्ट में पहुँच जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें हमारी वो सारी गलतियाँ हैं जिससे हम लोग आगे अपने काम को अच्छे से कर सकते हैं। तो यानी कि ये हम लोग अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं किससे रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड, कि हमें क्या डेवलपमेंट है, क्या कैसे होगा डेवलपमेंट, क्यों चाहिए डेवलपमेंट, अगर डेवलपमेंट कर भी लिया तो क्या प्रॉब्लम्स अराइज होने वाली है, वो सब हमें किससे पता चलता है, अपने पास से पता चलता है। यानी कि हिस्ट्री की बुक में भी आपको इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा। तो यानी कि एक बात तो हमें समझ में आ जाती है जब भी हम लोग डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, और वो क्या है, देखो टू थिंग्स आर क्वाइट क्लियर हियर कि जब भी हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं तो एक तो ये कि एक जने के लिए जो डेवलपमेंट है, या हम बोल सकते हैं कि डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। अलग अलग इंसान मतलब अलग अलग उनके पास गोल्स होंगे। मेरे लिए क्या डेवलपमेंट होगा, अगर बारिश का मौसम फिर से हो जाए तो मेरे लिए तो वही डेवलपमेंट है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। अब आप लोग अपने घर पे बैठ के वीडियोस देख रहे हो तो आपके लिए कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। हो सकता है बट इतना कुछ खास नहीं होगा। अगर आपको घर बैठे जो आप खाना चाहते हो वो मिल जाए तो क्या होगा, आपके लिए वो डेवलपमेंट होगा। लेकिन अब बात ये आती है कि एक तो है कि डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं, साथ ही साथ अगर किसी के लिए कोई एक चीज़ डेवलपमेंट है तो दूसरे के लिए वो एक मुसीबत भी हो सकती है। जैसे कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है और उसे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए डैम बनाने का, तो वो उसके लिए तो क्या है, डेवलपमेंट। पर उस डैम जिस जगह पे वो बनने वाला है उसके आसपास जितने भी लोग रहते हैं उनके लिए वो डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि उनके लिए वो एक प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि अब उन लोगों को अपना घर छोड़ के वहाँ से जाना होगा। तो पहली चीज़ कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डेवलपमेंटल गोल है। जैसे कि अगर हम लोग किसी लैंडलेस रूरल की बात करें तो क्या होगा, उसके लिए उसे डेली वर्क मिल जाए, बेटर वेजेस मिल जाए, उसका बच्चा किसी अच्छे स्कूल में चला जाए, हायर एजुकेशन या बोल सकते हैं गुड एजुकेशन मिल जाए उसे। ये सब कुछ क्या होगा, लैंडलेस रूरल लेबर के लिए डेवलपमेंट है। पर क्या ये हमारे लिए डेवलपमेंट है? हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो फादर हैं, उन्हें तो डेली वर्क मिल रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं,
कुछ लोग जॉब्स कर रहे हैं, तो उनके पास तो एक परमानेंट थिंग है, पर जितने भी लोग यहाँ चौक पर बैठे होते हैं, क्या उनके पास कोई परमानेंट काम है? नहीं। तो वो उनके लिए क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। अब अगर पंजाब में रहने वाले किसी फार्मर को हम बोलें कि आपके लिए डेवलपमेंट क्या है, तो वो क्या बोलेगा? उसे उसकी प्राइस मिल जाए। प्राइस किस बात की? जो भी उसने प्रोडक्शन किया है, फार्मिंग जो भी की है, उसके लिए उसे अच्छे प्राइसेस मिल जाए, उसके जो इरिगेशन सिस्टम है वो बेटर हो जाए। ये सब कुछ क्या होगा? उसके लिए डेवलपमेंट होगा। तो यानी कि डिफरेंट पर्सन्स कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। अलग अलग इंसान के पास अलग अलग गोल्स हो सकते हैं। तो सेम चीज़ अगर हम लोग डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो एक डेवलपमेंट होता है जो एक इंसान से, एक इंडिविजुअल से रिलेटेड है। अब क्योंकि ये जो बुक है ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब ओवरऑल इकोनॉमी की बात कर रही है, तो इस चीज़ को, ये जो टर्म है बहुत ही बिग टर्म है, जिसे समझने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो हमें पता होने चाहिए, जो कि हम लोग इस चैप्टर में शुरुआत कर रहे हैं। किससे शुरुआत करें? इंडिविजुअल से। जब हमें अपने लेवल पे समझ में आ जाएगा, तब हम लोग पूरे कंट्री के लेवल, पूरी इकोनॉमी के लेवल पे सोच सकते होंगे। एक बात और, जब भी आपको कोई इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आएगा, तो आपको कहीं भी वर्ड थिंग यूज़ नहीं करना है। आपको हर जगह गुड्स बोलना है, और गुड मत बोल देना। गुड मीन्स अच्छा, और गुड्स का मतलब कोई भी सामान, या फिर आप वर्ड कोमोडिटी का भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर मैं ये वर्ड्स बोलूँ तो इट मीन्स हम लोग किसी भी वस्तु, किसी भी चीज़ की बात कर रहे हैं। चीज़ ये वो बटर चीज़ वाले बात नहीं है। नेक्स्ट है, जब भी हम लोग कंट्री बोलना चाहेंगे तो मोस्टली हमें यूज़ करना है इकोनॉमी, आर इकोनॉमी, नॉट आर कंट्री। अगर हमें कंट्री यूज़ करना है तो हम किस में करेंगे? सिविक्स में यूज़ करेंगे, हिस्ट्री में यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि हर एक इंसान के अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं। सेकेंड है, व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर। ज़रूरी नहीं है वो किसी और के लिए डेवलपमेंट हो, एंड इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो, उन्हें उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाए, या उनको काफ़ी ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम को फेस करना पड़ जाए। तो यानी कि अगर सपोज करो, वही सेम एग्जांपल डैम्स के बारे में, डैम्स बनाने वाले जिससे उनको इरिगेशन सिस्टम अच्छा होगा उनको फ़ायदा है, लेकिन उसके आसपास जितने लोगों के पास एकोमोडेशन है, जो वहाँ पे रहते हैं, उनके लिए क्या है? वो एक डिज़ास्ट्रस थिंग है जो उनके साथ सडनली हो चुकी है। अगर सपोज किसी के घर के पास से मेट्रो पुल का कोई प्लान पास हो जाए तो क्या होगा? क्या वो उसके लिए डेवलपमेंट है? वो इकोनॉमी के लिए डेवलपमेंट है, बट उस इंडिविजुअल के लिए डेवलपमेंट नहीं है। आपकी इस बुक में, इस चैप्टर में एक टेबल दी हुई है, आप सब अपनी बुक यूज़ कर सकते हो। लैंडलेस रूरल लेबर के लिए जो हम पढ़ चुके हैं, प्रोस्पेरस फार्मर्स फ्रॉम पंजाब के लिए पढ़ चुके हैं। अब फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, ऐसे फार्मर्स जो सिर्फ बारिश पर डिपेंड करते हैं कि जब बारिश अच्छी होगी तो उनका जो भी फसल है वो अच्छी होगी। वन मोर थिंग, हम ये टेबल, इस टेबल की बात करूँ, हम ये टेबल क्यों पढ़ रहे हैं, ये वाली, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये टेबल कई बार पूछी जाती है और आपको कोई भी एक या दो नाम दे देंगे जिसके बारे में आपसे खुद पूछेंगे, और इस बुक में इसके सॉल्यूशंस नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, उनके लिए डेवलपमेंट क्या होगा? उनके लिए तो सिंपल सा डेवलपमेंट है कि बारिश अच्छे से हो जाए, गुड रेन, और अगर बाई चांस ना हो तो उनके लिए जो भी उनकी प्रोडक्शन उन्होंने की है उसके बेस्ट प्राइसेस मिल जाए, अगर वो बाई चांस ख़राब हो जाए तो। अब बेस्ट प्राइसेस मिल जाए, ये क्या है? उनके लिए डेवलपमेंट है। पर क्या ये हमारे लिए डेवलपमेंट है? हमें तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता कि किसी की फसल ख़राब हो रही है या उसको पैसे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, लेकिन वो उसके लिए क्या है? एक डेवलपमेंट है। नेक्स्ट है, अ रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओइंग फैमिली, एक ऐसी औरत जो एक गांव के इलाके में रहती है लेकिन वो वहाँ के प्रॉस्पेरस फैमिली से बिलोंग करती है। तो उसे क्या चाहिए होगा? उसके पास पैसे की तो कमी है नहीं, लेकिन उसे फ्रीडम चाहिए होगी, उसे इक्वालिटी चाहिए होगी। ये क्या है उसके लिए? डेवलपमेंटल गोल्स हैं कि अगर उसे उसकी फैमिली में फ्रीडम मिल जाए, इक्वालिटी मिल जाए, तो क्या होगा? वो खुश हो जाएगी अपनी फैमिली में रहने के लिए। नेक्स्ट इज अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, एक ऐसा
इंसान जो अर्बन यानी कि शहर में रहता है लेकिन अनएम्प्लॉयड है, तो उसके लिए क्या होगा डेवलपमेंट, उसे उसकी जॉब मिल जाए, एक बेटर जॉब मिल जाए, और उसकी सैलरी अच्छी होनी चाहिए, उसे रहने के लिए एक अच्छा खासा घर मिल जाए, हम बंगलो लिख सकते हैं, उसे घूमने के लिए कोई कार मिल जाए, तो ये क्या होगा उसके लिए डेवलपमेंटल गोल्स हैं। एंड सो ऑन अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, एक लड़की जो शहर की किसी एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है, शी गेट्स एज मच फ्रीडम एज अ ब्रदर, जितनी उसके भाई को फ्रीडम है अगर उतनी ही उसे भी मिल जाए तो क्या होगा उसके लिए एक डेवलपमेंटल गोल है। एंड इज एबल टू डिसाइड व्हाट शी वांट्स टू डू इन हर लाइफ, और वो अपनी लाइफ में क्या करना चाहती है अगर वो खुद डिसाइड कर ले तो क्या होगा उसके लिए डेवलपमेंट होगा, भले ही ये उसके भाई के या किसी और के लिए डेवलपमेंट ना हो। अब नेक्स्ट आता है, इन सब चीज़ों से हमें एक बात क्लियरली समझ में आ गई है कि मोस्टली लोग क्या चाहते हैं, वो चीज़ें जो लोगों के रिक्वायरमेंट है, कॉमन रिक्वायरमेंट, रेगुलर वर्क, उन्हें रेगुलर वर्क मिल जाए, अच्छे वेजेस मिल जाए, डिसेंट प्राइस मिल जाए उनकी क्रॉप्स के लिए, और अदर प्रोडक्ट्स दैट दे प्रोड्यूस, और बाकी की जो भी चीज़ें उन्होंने प्रोड्यूस की है उसके अच्छे प्राइसेस मिल जाए। पर क्या सिर्फ इतना ही इनफ होता है डेवलपमेंट के लिए? लाइक अगर आप किसी भी कंट्री में रह रहे हो, किसी भी सोसाइटी में रहते हो और आपको आपके लिए अच्छे से इनकम मिल जाए, अल्टीमेटली लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? दे वॉन्ट मोर इनकम, वो बात सिर्फ इनकम की कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ इनकम मिलना डेवलपमेंट नहीं होता। मतलब लेट्स सपोज आपके पास बहुत सारे पैसे मिल गए हैं लेकिन यू डोंट हैव एनी फ्रेंड, तो क्या करोगे फिर? क्या आप हैप्पी रह सकते हो? तो यानी कि एक अच्छे से रहने के लिए अपनी लाइफ में हमें इनकम के साथ साथ मतलब कि मटेरियल थिंग्स भी क्या चाहिए होती हैं, ज़रूरी होती हैं, और नॉन मटेरियल थिंग्स भी ज़रूरी होती हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं वो चीज़ें जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, मार्केट वैल्यू नहीं है, बट एक्चुअल में एक इंडिविजुअल के लिए उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है अच्छे से लाइफ को स्पेंड करने के लिए। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि आपके पास बहुत सारा पैसा मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको एक घर में हमेशा के लिए रहना होगा बंद हो गए, तो क्या आप उसमें खुश रह सकते हो भले ही पैसे मिल गए? नहीं। तो यानी कि जब भी हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम लोग हर तरह के गोल की बात कर रहे हैं जो हमारी लाइफ में हमें अच्छे से हैप्पीनेस दे सके। सिर्फ पैसा कमाने से हमें हैप्पीनेस नहीं मिलती, साथ ही साथ हमें खुश भी रहना होता है, और ये सब क्या आते हैं हमारे डेवलपमेंटल गोल में आते हैं। तो वी पे अटेंशन टू सम अदर एस्पेक्ट्स, जैसे कि इक्वल ट्रीटमेंट मिलना सोसाइटी में, फ्रीडम मिलना, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स। जब तक आपको दूसरों से रिस्पेक्ट ना मिले किसी भी काम के लिए, जब तक आपको कोई सिक्योरिटी ना हो, कहीं पे आप काम करने के लिए जा रहे हो, अपनी जॉब के लिए जा रहे हो, आपके साथ रास्ते में कुछ भी हो सकता है, यू डोंट हैव एनी सिक्योरिटी, तो कोई फ़ायदा होगा वहाँ जाने का? नहीं। आपके पास फ्रीडम होनी चाहिए और आपके पास इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो यानी कि मटेरियल गुड्स आर नॉट ऑल दैट यू नीड टू लिव। सिर्फ मटेरियल गुड्स ही हर चीज़ नहीं होती जो आपको खुश रहने के लिए नेसेसरी है। यानी कि अगर एक वुमेन, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर वुमेन कोई भी पेड वर्क करती है, एक ऐसा काम जिसके लिए उसे कुछ पैसे मिल रहे हैं, तो क्या होगा? उसकी सोसाइटी में, उसके हाउस होल्ड में उसकी रिस्पेक्ट ज़्यादा होगी, उसकी डिग्निटी ज़्यादा होगी। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि अगर वुमेन्स को हम लोग एक्सेप्ट कर लें उस तरह से कि आप काम कर सकते हो, साथ ही साथ हम उन्हें कुछ सिक्योरिटी और फ्रीडम भी दे दें, तो ज़्यादा से ज़्यादा औरतें होंगी जो बाहर जाके काम करेंगे। तो यानी कि काम करने के लिए हमें क्या चाहिए? रिस्पेक्ट और फ्रीडम और सिक्योरिटी भी चाहिए। तो अपनी लाइफ में खुश रहने के लिए डेवलपमेंट में नॉन मटेरियल थिंग्स के साथ साथ, मतलब मटेरियल थिंग्स के साथ साथ कुछ नॉन मटेरियल थिंग्स भी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। It simply means that for development people look at a mix of goals। अच्छा, ये जो मैंने लाइंस बीच बीच में लिखी है ये आपको अपने आंसर्स में यूज़ करनी है, इसलिए इंडिविजुअली और कम कम अमाउंट में लिखी हुई है। तो इट सिंपली मीन्स दैट फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। लोगों के लिए कुछ ही चीज़ें गोल नहीं है, उसके अलावा वो चीज़ें जिनको हम लोग वैल्यू नहीं लगा सकते मार्केट में, बट इट वैल्यूज़ अलॉट फॉर अस फॉर लिविंग हैप्पी। अच्छे से रहने के लिए, खुश रहने के लिए उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है हमारी नज़रों में।
अब बात आती है, हमने किसके बारे में पढ़ा, इंडिविजुअल डेवलपमेंट के बारे में। ये स्टार्टिंग थी चैप्टर की कि हम डेवलपमेंट को समझ सकें। अब हमें किसके डेवलपमेंट की बात करनी है, नेशनल डेवलपमेंट की बात करनी है, यानी कि पूरी इकोनॉमी के बारे में। मतलब कि नेशनल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट फॉर ऑल, हर एक इंसान के लिए, हर एक सोसाइटी में, हर एक तबके के इंसान के लिए क्या होना चाहिए, अगर डेवलपमेंट है तो वो क्या है, हमारा नेशनल डेवलपमेंट है। नेक्स्ट थिंग इज, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to keep in mind that different persons could have different as well as conflicting notions of country's development। अगर कोई इंसान इंडिविजुअली नहीं, कंट्री के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो इट इज़ पॉसिबल कि उनके पास कुछ ऐसे नोशंस हो जो कन्फ्लिक्टिंग हो दूसरों के लिए। मतलब अगर आप बोलोगे कि वो डेवलपमेंटल गोल है, कैसा डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंटल गोल है, बट एक्चुअल में वो है या नहीं, वो डिपेंड करते हैं किस पे, जो कंट्री के बाकी एस्पेक्ट्स हैं हमारे पास। अब नेक्स्ट आते हैं कि यूजुअली वी टेक वन और मोर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन टू कंपेयर दैम बेस्ड ऑन दैम। मतलब कि अगर हमें दो इंसानों को कंपेयर करना है तो हम क्या करते हैं, उनकी कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ले लेते हैं। जैसे कि अगर हम एक क्लास की बात करें तो क्लास में क्या होगा, बच्चों की हाइट, उनका वेट, क्या होगा, हमारे पास कुछ कॉमन कैरेक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे हम उन्हें कंपेयर कर सकते हैं। सेम चीज़ जब हमें अपने कंट्रीज़ को कंपेयर करना होता है तो स्टिल हमें क्या चाहिए, कुछ ऐसे मेजरमेंट करने के लिए कुछ ऐसे थिंग्स चाहिए जिसके थ्रू हम उन्हें कंपेयर कर सकें। अब वो क्या चीज़ें हैं, फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज़, their income considered to be one of the most important attribute। अगर हम लोग कंट्री को कंपेयर करने की बात करते हैं तो इनकम सबसे ज़्यादा मेन उनका एक एट्रीब्यूट होता है कि हाँ, इस बेसिस पर हम लोग दो कंट्रीज़ को कंक्लूड कर सकते हैं कि वो डेवलप्ड हैं, अंडर डेवलप्ड हैं या फिर लेस डेवलप्ड हैं। देखते हैं हम लोग आगे कैसे होता है ये। लेकिन बट फॉर कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज सच एज अ यूजफुल नॉट सच अ यूजफुल मेजर। मतलब कि जब हम लोग कंट्रीज़ में एक दूसरे को कंपेयर करें, कंट्रीज़ को इनकम हम लोग कैसे पूछेंगे, हर एक इंसान के घर पे जाके हम लोग सर्वे नहीं करने वाले, उनके कान में नहीं पूछेंगे कि आपकी इनकम कितनी है। अगर ऐसा करेंगे तो कभी कंपेयर हो ही नहीं पाएगा, या फिर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। या फिर एक और भी चीज़ है, लेट्स सपोज दो कंट्रीज़ है, कंट्री ए एंड कंट्री बी। कंट्री ए में 50 लोग रहते हैं और बी में 40 रहते हैं, या मान लो 35, तो दोनों की इनकम क्या होगी, अलग अलग होगी। ऑब्वियसली बात है, जो कंट्री ए है उसकी इनकम क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो हम तो कंट्री ए को क्या मान लेंगे, मोर डेवलप्ड मान लेंगे। लेकिन एक्चुअल में तो ऐसा है ही नहीं, क्योंकि जो कंट्री बी है उसकी पॉपुलेशन भी तो कम है। तो इसीलिए अगर हम सिर्फ इनकम की बात करें तो इट इज़ नॉट इनफ टू कंपेयर एनी कंट्री। किसी भी कंट्री को कंपेयर करने के लिए इनफ नहीं है। सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न। एक सिंगल इंसान कितना अर्न कर रहा है हमें ये कभी पता नहीं चलेगा अगर हम लोग सिर्फ इनकम की बात करें। इसीलिए हमने बाकी की थिंग्स को भी इंक्लूड किया है, जिससे हमें पता चलता है कि जो कंट्री है उसको हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। तो फर्स्ट पॉइंट है एवरेज इनकम। एवरेज इनकम किसके बारे में बात करते हैं, एवरेज इनकम को पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं। देखो एवरेज तो सबको पता है क्या होता है, किसी की टोटल क्वांटिटी से उसको डिवाइड कर देना। तो सेम चीज़ टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन, यानी कि एक कंट्री की जो टोटल इनकम है उसे हम लोग क्या कर दें, डिवाइड कर दें किससे, टोटल पॉपुलेशन से। तो क्या बन जाएगा हमारा एवरेज इनकम। मतलब कि एक देश में, एक कंट्री में, एक इकोनॉमी में कौन सा इंसान या एक एवरेज पर्सन कितना कमा रहा है वो हमें पता चल जाएगा। इसको लिखने के दो तरीके हैं, एक तो ये सिंपल चीज़,
या फिर हम बोल सकते हैं कि एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम भी बोल सकते हैं, पर कैपिटा इनकम इज इक्वल्स टू में क्या है, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। जब आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, और एवरेज इनकम का जनरली हमेशा क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में से, तो आपको ये डेफिनेशन साथ में ये जो फॉर्मूला बना के लिखा है ये भी लिखना होगा। और इसमें कुछ जद्दोजहद नहीं है, सिंपल सी बात है। एवरेज निकालने के लिए टोटल इनकम यानी कि टोटल जो वैल्यू होती है उसको टोटल नंबर ऑफ थिंग्स से डिवाइड कर देते हैं। तो सेम चीज़, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। ये क्या होगा हमारा, पर कैपिटा इनकम या फिर एवरेज इनकम। आपको अपने एग्जाम में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि वो पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं तो वो क्या पूछ रहे हैं हमसे। हमें पता होना चाहिए कि वो एवरेज इनकम की ही बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट है कि इन द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये एक रिपोर्ट है जो कि वर्ल्ड बैंक देता है हमें। वर्ल्ड बैंक क्या है, कैसे काम करता है, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। अभी इतना ही देख लेते हैं, बल्कि नेक्स्ट चैप्टर में आई थिंक। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक देता है ये बताने के लिए कि एक कंट्री को जब हम लोग एवरेज इनकम पे बेस करते हैं तो वो कब डेवलप्ड मानी जाएगी, कब अंडर डेवलप्ड मानी जाएगी। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2006 की रिपोर्ट 2004 के बारे में बता रही है, यानी कि रिपोर्ट 2006 की, बट ये बता किसके बारे में रही है, 2004 में, कि कंट्रीज विद एवरेज इनकम ऑफ ₹4,53,000 पर एनम, पूरे साल में जब किसी कंट्री की एवरेज इनकम 4,53,000 मानी जाएगी या उससे अबव, आर कॉल्ड रिच कंट्रीज। वो कौन सी कंट्रीज होंगी, रिच कंट्रीज होंगी। दोबारा से, एक ऐसी कंट्री जिसकी एवरेज इनकम 4,53,000 पर एनम और अबव होगी तो वो क्या होगा, इट विल कॉल्ड अ रिच कंट्री। एंड विद द एवरेज इनकम ऑफ ₹37,000 और लेस, आपको ये टर्म भी याद रखनी होगी कि 4,53,000 होनी चाहिए या फिर उससे ज़्यादा हो तो भी चल जाएगा, वो क्या होंगी, रिच होंगी। और अगर 37,000 भी किसी की है या उससे कम, ऑब्वियसली वो क्या होंगी, लो इनकम कंट्रीज होंगी, या हम बोल सकते हैं अंडर डेवलप्ड होंगी, या फिर लेस डेवलप्ड भी बोल सकते हैं इसको, जो भी आपको याद रखना हो। अब बात आती है हमारी एवरेज इनकम के बारे में, हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट है कि एवरेज इनकम के बाद, एवरेज इनकम से ये पता चल गया कि किसी भी कंट्री को मेज़र हमें कैसे करना है कि वो डेवलप्ड है या नहीं, वो हमें पता चल गया। बट कुछ इश्यूज़ हैं जो कि इस मेथड को क्रिटिसाइज़ करते हैं। मतलब एवरेज इनकम, जो एवरेज इनकम है वो नेसेसरी नहीं है, नेसेसरी है लेकिन उसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। वो ड्रॉबैक्स क्या हैं, अभी हमने पढ़ा कि एवरेज इनकम हमें हर एक इंसान की एवरेज इनकम बताता है, मतलब एक बंदा कितना कमा रहा है किसी कंट्री में। लेकिन अगर हम लोग इसको भी डीपली पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देती हूँ। पॉइंट है कि एवरेज इनकम, वेल एवरेजेस आर यूजफुल फॉर कंपैरिजन। जब हम लोग एवरेजेस की बात करते हैं तो वो कंपैरिजन के लिए यूजफुल हैं। दे ऑल्सो, लेकिन साथ साथ वो कुछ डिस्पैरिटीज़ को हाइड कर लेते हैं। मतलब कुछ चीज़ें हैं जो सोसाइटी के बारे में पता होनी चाहिए पर हमें पता नहीं चलती है, वो क्या है। इसको समझने के लिए हमारे पास दो एग्जाम्पल है, एक आपकी बुक वाला एग्जाम्पल और एक दूसरा एग्जाम्पल जो काफ़ी ईजी है। तो पहले हम लोग ईजी वन कर लेते हैं ताकि बुक में जो एग्जाम्पल दिया उसको भी हम लोग समझ सकें। तो एग्जाम्पल है, लेट सपोज हमारे पास दो कंट्रीज हैं, कंट्री ए एंड कंट्री बी। एक टेबल बना लेते हैं, ये टेबल आपको खुद से बनानी होगी और जब आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जाएगा तो भी आप चाहो तो ये टेबल बना के उस एग्जाम्पल को शो कर सकते हो कि एवरेज इनकम
अच्छा तो है, नेसेसरी है, बट स्टिल इट हाइड सम डिस्पैरिटीज़, वो कुछ डिस्पैरिटीज़ को हाइड कर देता है। कैसे? लेट सपोज कंट्रीज़ हैं, ये हमारी कंट्री ए एंड कंट्री बी, और इसमें 3 लोग रहते हैं। 3 क्यों बोल रहे हैं हम लोग? 3 स्टेट्स मान लो या कुछ भी मान लो, क्योंकि लोग तो बहुत सारे, लेकिन समझने के लिए एक एग्जाम्पल लिया है। इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, ताकि हमें चीज़ें समझ में आ जाए। तो इस कंट्री में एक्स वाई जेड, यहाँ पे लेट सपोज ये 200 इसकी पर एनम इनकम है। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? इनकम, बट पर एनम। जो एक्स है वो कितना अर्न करता है? 200। वाई 175 अर्न करता है, और जो जेड है वो 150 अर्न करता है। पर एनम की बात हो रही है ये, ठीक है। अब क्या हुआ? 200, 175 और 150, अगर हम इन सबको टोटल कर दें तो कितना होगा हमारे पास? 525 पर एनम। ये क्या है? ये पूरी कंट्री की इनकम है। और अगर हमें एवरेज इनकम की डिस्पैरिटी देखनी है तो एवरेज इनकम का फॉर्मूला भी क्या बताया था? टोटल इनकम ऑफ द कंट्री अपॉन में टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो टोटल इनकम हमें मिल गई 525 डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कितनी है? एक्स वाई जेड, मतलब कि 3 लोग हैं, तो डिवाइडेड बाय 3। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? अगर हम इसको कट करेंगे तो अराउंड 173 आएगा। 175, ये क्या है? पर एनम एवरेज इनकम है। यानी कि कंट्री ए में एक इंसान कितना अर्न करे? 175 पर एनम एवरेज वो अर्न करता है, ठीक है। ये आपको याद रखने की, ए में कितना आया? 175 पर एनम। अब हम लोग बात करते हैं कि कंट्री बी में कौन कितना अर्न कर रहा है। लेट सपोज ये 50 रुपीज़ अर्न करता है, ये 75 और ये 400 अर्न कर रहा है। अब इसकी टोटल इनकम क्या होगी? क्योंकि हमें क्या निकालना है? एवरेज इनकम। मैं AI लिख रही हूँ शॉर्ट में, एवरेज इनकम निकालनी है। अगेन टोटल इनकम अपॉन में टोटल पॉपुलेशन। तो क्या होगा अब इसमें? टोटल इनकम कितनी है इनकी? 50 + 75 + 400, अगेन सेम आ जाएगा 525 और डिवाइडेड बाय 3। आंसर क्या आएगा? सेम 175। यानी कि दोनों ही कंट्री क्या है? इक्वली अर्न कर रही हैं। मतलब कि अगर हम लोग डेवलपमेंट की या हम लोग कंपैरिजन की बात करेंगे तो दोनों कंट्री सेम ही तो है। इसमें फ़र्क क्या है? बट ध्यान से देखेंगे तो फ़र्क है। कंट्री ए में 175 पर एनम था, और इसके अगर हम लोग 175 से देखेंगे तो क्या है? ज़्यादा इनकम है। अगर हम लोग इसको देखेंगे तो ये भी एवरेज आ रहा है 175 नॉट अ बिग डील। 150 और 175 में भी ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। मतलब कि हर एक इंसान इतना कमा रहा है कि वो अच्छे से अपनी बेसिक नीड्स को या मोर देन बेसिक नीड्स को भी फुलफिल कर सके। लेकिन कंट्री बी में क्या है? कंट्री बी में जो पर्सन एक्स है वो 50 रुपीज़ अर्न कर रहा है एंड द सेकेंड इज 75 और लास्ट वाला 400 रुपये अर्न करता है। मतलब अगर तुम कंट्री की एवरेज इनकम देखोगे तो कंट्री डेवलप्ड है कंपैरिजन में, लेकिन एक्चुअल में ये दोनों क्या है? गरीब हैं। मतलब कि कंट्री की मेजॉरिटी जो है जिसके पास, मतलब कि मेजर पॉपुलेशन क्या है? पुअर है। लेकिन अगर हम लोग एवरेज इनकम से देखेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सी कंट्री ज़्यादा रिच है या कौन सी पुअर है। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि एवरेज इनकम हमारी इस चीज़ को हाइड कर देता है कि एक कंट्री में एवरेज इनकम से उस पूरी कंट्री की पता चलती है, लेकिन उस कंट्री में जो रहने वाले लोग हैं वो कितना अर्न कर रहे हैं हमें ये पता नहीं चलता। मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज़ इक्वल और नॉट, ये हमें पता नहीं चलता। इसमें हम बोल सकते हैं कि कोई इंसान कुछ भी काम कर रहा है वो गरीब ही है, एक्सेप्ट कुछ ऐसे लोग जो उस कंट्री के
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिच लोग हैं, वही क्या कर रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं उसकी एवरेज इनकम में। आपको जब एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आपको ये लिखना ज़रूरी है। ये जो यहाँ पे टेबल बनाई है, अगर ये टेबल बनाओगे तो ज़्यादा इजी होगा। बुक में जो टेबल दी है वो भी इजी है, लेकिन इसमें काफ़ी बड़े नंबर्स आपको दिए हुए हैं। जैसे कि कंट्री ए में 5 लोग रहते हैं, जिसमें वो लोग 9500, 10,500, 9,800, 10,000, 10,200 अर्न कर रहे हैं। तो सेम चीज़ अगर कंट्री बी में देखोगे तो सब लोग 500 अर्न कर रहे हैं ईच, बट द लास्ट वन इज़ अर्निंग 48,000। ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कि एक इंसान, मतलब सब लोग 500 अर्न कर रहे हैं एवरेज, और एक इंसान है जो 48,000 अर्न कर रहे हैं। जिससे क्या होगा, पूरी कंट्री की एवरेज इनकम तो ज़्यादा आएगी, लेकिन हर एक इंडिविजुअल की इनकम उतनी नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि कंट्री ए इज़ प्रेफर्ड बिकॉज, कंट्री ए को हम लोग प्रेफर करेंगे क्यों, बिकॉज इट हैज़ मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा इक्विटेबल है। ये लाइन आपको अपने इसमें लिखनी होगी जब आप ये आंसर लिखोगे। एंड ऑन द अदर हैंड इन कंट्री बी में क्या प्रॉब्लम है, मोर सिटीजन्स आर पुअर, ज़्यादातर सिटीजन्स क्या है, पुअर है। एंड वन पर्सन इज़ एक्सट्रीमली रिच, और एक इंसान क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा रिच है, जिस वजह से हमारी जो डिस्पैरिटीज़ हैं वो हाइड हो चुकी हैं। अब लास्ट चीज़ है हमारी इस चैप्टर में पढ़ने के लिए, मतलब इस क्लास में पढ़ने के लिए, हैंस वाइल एवरेज इनकम इज़ यूजफुल, कि जहाँ तक हम बोल रहे हैं कि एवरेज इनकम यूजफुल है फॉर कंपैरिजन, बट इट डज नॉट टेल अस, लेकिन ये हमें ये नहीं बताता कि दैट हाउ दिस इनकम इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड, इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया है अमंग पीपल, लोगों के बीच में। अगर आपके घर में एक मिठाई का डब्बा है, लेकिन मेहमानों को सारा दे दिया, आप लोगों को थोड़ा सी खाने को दिया, तो पूरा बॉक्स तो आया, लेकिन हमें तो मिला ही नहीं ज़्यादा। तो वही चीज़ है इसमें भी। नेक्स्ट है, इस चैप्टर में कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हमें समझनी ज़रूरी है अलग अलग कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए। वो कंपेयर कैसे करना है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पहले हम लोग को बेसिक टर्म्स पढ़ लेते हैं ताकि नेक्स्ट क्लास हमें ईजिली समझ आ जाए। फर्स्ट इज़ IMR। IMR क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट का मतलब क्या होता है, हमने इसका नाम रखा है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट का मतलब होते हैं जो शिशु होते हैं, मतलब छोटे बच्चे, ठीक है। और मोर्टेलिटी मतलब उनकी जो नंबर ऑफ डेथ्स होती है, रेट, हम उसके रेट के बारे में पढ़ रहे हैं कि इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों का नंबर दैट डाई, जो मर जाते हैं बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर, एज अ प्रोपोर्शन ऑफ 1000 लिव चिल्ड्रन बोर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर। अगर एक साल में 1000 बच्चों ने जन्म लिया है, उसके प्रोपोर्शन में हम देखेंगे कि कितने ऐसे बच्चे थे जो 1 साल या उसके कम की उम्र में मर चुके हैं। अब सपोज़ करो किसी कंट्री की इनकम ज़्यादा है, पर उसमें ये जो रेट है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। ये रेट लो होगा तो अच्छा है, अगर हाई होगा तो बेकार है। अगर ये जो रेट है वो हाई है, तो क्या वो कंट्री एक्चुअल में प्रॉस्पेरस है? उसकी जो यूथ है वो तो कम होती जा रही है, उसमें तो कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप कमा भी लो तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है कुछ खास। तो ये टर्म हमें क्या बताती है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि IMR क्या बताती है, इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई, जो मर जाते हैं बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर, एज अ प्रोपोर्शन, उसके प्रोपोर्शन में क्या लेना है, ऑफ 1000 लिवर्स बोर्न इन दैट पर्टिकुलर ईयर, उस पर्टिकुलर ईयर में 1000 बच्चे जो जन्म ले रहे हैं और इस एज से आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट टर्म है हमारी लिटरेसी रेट, मतलब कि साक्षरता दर। जब एक कंट्री में कौन कितना पढ़ा लिखा है हम उसकी बात करते हैं, मतलब कि इट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन 7 एंड अबव एज ग्रुप। 7 साल या 7 साल से ज़्यादा के जो लोग हैं वो कितने पढ़े लिखे हैं, उनका जो प्रोपोर्शन है वो क्या होता है, हमारा लिटरेसी रेट। अगर एक कंट्री में इनकम अच्छी है पर वहाँ पे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो क्या उनके पास कुछ मैनर्स होंगे? ज़्यादा नहीं होंगे। मतलब मैनर्स तो सबके पास होते हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे इंसान के पास मैनर्स होंगे वो उनके पास नहीं हो सकते। यानी कि एक कंट्री में अगर हम लोग इनकम की बात करें तो साथ ही साथ हमें एजुकेशन की बात भी करनी होगी। ये पॉइंट हमें ये बताता है।
और लास्ट टर्म है हमारी इस क्लास के लास्ट, नेट अटेंडेंस रेशियो। उसके नाम से ही पता चल रहा है कि स्कूल में आने वाले कितने बच्चे हैं, वो हमारा ये रेशियो बताता है। इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 6 to 10। एक बात याद रखना, उसमें हमने 7 से अबव की बात की थी, और इस वो क्या था, लिटरेसी रेट था हमारा। और यहाँ पे हम लोग नेट अटेंडेंस रेशियो की बात कर रहे हैं, NAR के बारे में। तो इसमें क्या है, इट इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 6 to 10 अटेंडिंग स्कूल्स। वो बच्चे जो 6 से 10 साल की उम्र के हैं और वे स्कूल्स को अटेंड करते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम ग्रुप। उस परसेंटेज के साथ जो उस ग्रुप के एक्चुअल में बच्चे हैं। मतलब कि अगर 100 बच्चे हैं 6 से 10 साल की उम्र में, तो उनमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल अटेंड कर रहे हैं। हम क्या देखेंगे, कितने परसेंट बच्चे हैं। तो जितने ज़्यादा परसेंट बच्चे होंगे उतनी ही वो ज़्यादा कंट्री क्या होगी, प्रॉस्पेरस मानी जाएगी। तो ये 3 टर्म्स हमने पढ़ी है, NAR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR, और लिटरेसी रेट। ये तीनों टर्म्स आपको याद होनी चाहिए, इनकी डेफिनेशन भी, क्योंकि आपको 1 मार्कर क्वेश्चन भी है और आगे कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो वो इस पर डिपेंड करती है। तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। और जो लास्ट हमने एग्जाम्पल पढ़ा है वो आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है और उसे खुद से समझना होगा। आप वो नंबर्स चेंज कर सकते हो, पर अगर वही नंबर्स रखोगे तो वो समझने में ईजी होगा। ओके, तो आज हम लोग अपनी क्लासेस को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे का पढ़ेंगे, इन टर्म्स को यूज़ करके वर्ल्ड बैंक के बारे में भी हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो बाय स्टूडेंट्स।